नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी बेहद ही खास पेशकश नोटबंदी का फंदा सुपर रिच पर शिकंजा। मैं हूं स्वाति रायना। नोटबंदी के 50 दिनों में करीब 10 लाख करोड़ के पुराने नोट जमा हुए, जिसमें आधी से ज्यादा रकम सुपर रिच लोगों ने जमा की। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक टीम ने मॉनिटरिंग में यह आंकड़ा इकट्ठा किया कि 80 लाख से ऊपर कैश जमा करने वाले सुपर रिच ने ही 10 लाख की रकम में से आधी रकम नोटबंदी के दौरान जमा की है। यानी अब ये सुपर रिच इनकम टैक्स विभाग की रडार पर है, जिनका बच पाना मुश्किल ही लगता है। और आपको ये भी बताएं, जी बिजनेस की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपू राय है। वो इस पूरी खबर पर और डिटेल में हमें जानकारी देंगे, इसके डिटेल्स बताएंगे। साथ ही हमारे साथ दो और खास मेहमान, असीम चावला, पार्टनर फीनिक्स लीगल, और वीपी वर्मा, फॉर्मर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हमारे साथ हैं। तमाम मेहमान हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं इस पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। लेकिन पहले ये पैकेज देखिए। जी बिजनेस पर नोटबंदी का कच्चा चिट्ठा। काले कुबेरों ने जमा किए कितने करोड़। सुपर रिच पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टेढ़ी नजर। बच नहीं पाएंगे टैक्स चोर। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव। नोटबंदी के दौरान बैंकों में कितने पैसे जमा हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल इसका हिसाब किताब करने में जुटा है। लेकिन जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। नोटबंदी के दौरान के इन आंकड़ों का लेखा जोखा कुछ ऐसा है जो आम आदमी को हैरान करने वाला है। जी बिजनेस की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर नोटबंदी के 50 दिनों में कितने कुबेरों ने अपनी काली कमाई को सफेद करने की कोशिश की। दरअसल जी बिजनेस को मिली है वो डीमोनेटाइजेशन डेटा जिसे वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक टीम ने तैयार किया है। इसके मुताबिक नोटबंदी के दौरान कुल 50 दिनों में 10 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए। इसके बाद इस डेटा को 2 कैटेगरी बनाकर उसका ब्यौरा निकाला गया। पहली कैटेगरी के तहत कुल 99,40,000 के ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें 5,40,000 करोड़ बैंकों में जमा हुए। ये कैटेगरी 2 लाख से 80 लाख रुपए जमा करने वालों की थी। वहीं दूसरी कैटेगरी जो कि 80 लाख से ऊपर जमा करने वालों की है, उसमें करीब 5 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए 1,41,000 ट्रांजैक्शन के जरिए। दरअसल इस डेटा को तैयार करने का मकसद ही है टैक्स चोरों को पकड़ना। आंकड़ों पर गौर करें तो कुल करीब 10 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन में करीब 5 लाख करोड़ सुपर रिच लोगों ने जमा किए। यानी कुल रकम का आधा हिस्सा सुपर रिच लोगों के जरिए बैंकों में आया। वहीं चौंकाने वाली इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि नोटबंदी के दौरान किन किन राज्यों में कितने पैसे जमा हुए। नोटबंदी के दौरान महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,36,000 करोड़ रुपए जमा हुए। वहीं उत्तर प्रदेश का नंबर दूसरा है, जहां 90,300 करोड़ कैश जमा हुआ। जबकि गुजरात नोटबंदी के दौरान कैश जमा करने वाले राज्यों में नंबर 4 पर रहा, जहां करीब 74,700 करोड़ रुपए जमा हुए। लेकिन नोटबंदी के दौरान जमा हुई रकम जहां एक तरफ सिर्फ आंकड़े हैं, वहीं दूसरी ओर इससे देश में काले कुबेरों के जमा किए खजाने का पर्दाफाश होता है, जो इनकम टैक्स विभाग को धोखा देकर करोड़ों रुपए छुपाए बैठे थे। लेकिन नोटबंदी ने उनके सारे काले कारनामे जग जाहिर कर दिए हैं। और अब ये सुपर रिच इनकम टैक्स विभाग की रडार पर है और इन टैक्स चोरों पर सख्ती होनी तय है। दीपू राय, जी मीडिया। आपको एक बार फिर से बताएं, ये जो डेटा तैयार किया गया है, इसके जो डिटेल्स हैं वो जी बिजनेस के पास एक्सक्लूसिवली है। अब से पहले कहीं पर भी ये डिटेल्स सामने नहीं आ पाए हैं और हमारे सहयोगी दीपू राय हमारे पास ये पूरी रिपोर्ट लेकर आए हैं। और डिटेल में आपने इस रिपोर्ट के जरिए भी समझा है कि कैसे अब काले कुबेरों पर शिकंजा कसने जा रहा है। लेकिन ये डेटा तैयार कैसे किया गया है, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ऐसी डिटेल जो अब से पहले कभी सबके सामने नहीं लाई गई, आखिरकार वो कैसी है। दीपू, आपसे जानना चाहेंगे, ये डेटा जिसपे काले कुबेरों पर शिकंजा कसने की तैयारी है वो कैसे तैयार हुआ? और देखिए स्वाति, सबसे पहली बात जो हुई थी कि
जिस तरह से 9 नवंबर को जब ये डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, उसके बाद 30 सितंबर के बीच लगातार जो कैश डिपॉजिट हुए 500 और 1000 के पुराने नोट्स, जिसको कि पीएम मोदी ने बोला था कि आधी रात के बाद 8 तारीख को उन्होंने बोला था कि ये लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे। उसके बाद सवाल ये था कि कितने पैसे आ रहे हैं। टोटल 86% जो हम और आप जेबों में लेके घूमते थे जो कैश, और उसमें से 86% 500 और 1000 के नोट्स थे टोटल करेंसी के, वो एक झटके से बाहर हुए थे, लोगों के पास थे। अब उसको जमा करने का टाइम दिया गया था। उसके तुरंत बाद से ही 30 दिसंबर के बाद से ही सरकार ने यह तय कर लिया था हैं जो ये पैसा छुपा के रखे थे या उस कैश में डील करते थे और वो डिपॉजिट करने जा रहे हैं। सरकार ने 2 कैटेगरीज बनाई। उन्होंने 2 लाख से नीचे के लोगों को छोड़ दिया क्योंकि ह्यूज नंबर था, वो भी नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन वो ज़्यादा थे। उसके बाद 2 लाख से 80 लाख के बीच की एक कैटेगरी बनाई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये काम शुरू किया, एक स्पेशल विंग बनाया रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो उसी का पार्ट है, जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड इशू को देखता है। सीबीडीटी के अंदर डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड एक रिस्क असेसमेंट विंग था उसने, और 2 प्राइवेट आईटी कंपनी को फरवरी में हायर किया गया कि वो जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के पर नज़र रखती है, उसने जो डेटा प्रोवाइड किया था बल्क में, वो रिफाइंड डेटा नहीं था, उसको रिफाइन किया गया। और उस विंग ने, जो स्पेशल विंग था, उसने इसको रिफाइन करके ये देखा पैन के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे, बैंक के बेसिस पे कि आखिर कि किस तरह से कौन सा ट्रेंड आता है और कितने लोगों ने इसको डिपॉजिट किया है। क्या एक ही नाम के 2 लोग लगातार कैश डिपॉजिट कर रहे हैं? कोई ड्राइवर है जिसका पैन नहीं है फिर भी वो 2 लाख से ऊपर जमा कर रहा है। तो लेकिन सबसे चौंकाने वाली जो बात थी, उसमें दूसरी कैटेगरी जो 80 लाख से एबव थी, उसको लेकर के सरकार काफी तैयार थी कि इसमें कितने लोग आते हैं। टोटल 1.01 करोड़ ट्रांजेक्शन को मॉनिटर किया गया, जिसमें से 99 लाख जो ट्रांजैक्शन थे वो 2 लाख से 80 लाख वाले थे, लेकिन 1.41 लाख जो थे वो 80 लाख से एबव थे। और यही वो सुपर रिच हैं जिन्होंने टोटल, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जो डेटा अवेलेबल है 10.5 लाख करोड़ का डिमोनेटाइजेशन का, उसमें से करीब करीब आधा, क्योंकि 4,83,000 करोड़ के आसपास का वो है, यानी कि रफली 5 लाख करोड़ इन्होंने ही डिपॉजिट किया है। और इनके ऊपर सरकार अब इनकी नकेल कसने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो एक तरीके से जो पूरी एक्सरसाइज है वो इसी तरफ केंद्रित है कि कैसे काले कुबेरों पर शिकंजा कसा जाए। अब वे फॉरवर्ड क्या है? जैसा कि दीपू बता रहे हैं, उनकी रिपोर्ट में भी साफ है, 80 लाख से ऊपर की कैटेगरी में 5 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं। वीपी वर्मा जी, ये अब जो लोग हैं जिन्होंने ये रकम जमा की है, वाकई अब आपको लगता है कि इन पर शिकंजा कसा जा सकता है? पूरी एक्सरसाइज इन्हीं लोगों पर केंद्रित रही है? वर्मा सर। जी, मेरे को थोड़ा सा इनसे डिफर कर रहा हूं मैं कि आई विल डिवाइड दिस प्रॉब्लम इनटू 2 पार्ट्स। वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव and the political decision and the way it was unexpected. I mean, there are very few countries where they have done this aspect or they have demonetization किया है. Even of late in South America में एक country में उन्होंने किया, तो वहाँ there was so much of problem, so much of objection with the people that the government had to withdraw. From that point of view, I must give credit to the government. That they were successful administratively. One can say it was a success experiment without any problem, without any law and order difficulty or even resentment of the common man. On the contrary, from my own experience after retirement, I moved across all kinds of people of the society. I found the majority of the people in the middle class or the poor class, they were happier. They didn't mind. They didn't even object to the problem they were facing because of this demonetization. To that extent, one can say it was a success. But beyond that, I differ with him that we have been able to cash hold of only 1 lakh out of the 1 crore transactions. Only in 1 lakh transactions, you have got amount more than 80 lakhs deposited. That means in a country of 125 crores, there are only 1 lakh people, 1 lakh transactions or right, 1 sir. lakh.
बिल्कुल आपने पॉइंट किया। दीपू यहाँ पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हम अपने दर्शकों को डेटा भी दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र नंबर 1 पर, फिर उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में कितनी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर की गई है, उन्हीं आंकड़ों के बेसिस पर दीपू क्या कहना चाह रहे हैं? और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि बताया वर्मा जी ने कि जिस टाइम पे ये थे शायद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी। और डिफरेंस का पॉइंट जो इनका ये है कि सक्सेस रहा कि नहीं रहा, सवाल ये नहीं है। मैंने सवाल ये उठाया भी नहीं कि सक्सेस रहा या नहीं रहा। सवाल ये है कि जो नंबर्स आ रहे हैं, और आप एक इनइक्वल सोसाइटी में रहते हैं, अगर आपको नहीं पता है, चूंकि टैक्स डिपार्टमेंट में है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इंडिया में, ये आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। बहुत ही इनइक्वल सोसाइटी है, इसीलिए वेल्थ एक्यूमुलेशन है। सर्टेन टाइम आपको पता होगा कि जो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है वो बताती है कि कैसे 1% लोगों के पास 56% वेल्थ है। ये लेटेस्ट 2016 की रिपोर्ट है, और ग्रेजुअली 2000 के बाद ये जो परसेंटेज है वो बढ़ता गया। सवाल ये है कि जो 2 लाख से 80 लाख के बीच में लोग हैं, 99,41,000 ट्रांजेक्शन्स हैं। ये हो सकता है कि ये ट्रांजेक्शन ये लोगों का संग नंबर नहीं है, ये ट्रांजेक्शन के नंबर हैं। एक ही आदमी 5 बार ट्रांजेक्शन कर सकता है। इसके अलावा जो 80 लाख है वो 1,41,000 ट्रांजेक्शन है। तो सवाल ये है कि आप, और उसमें से आपको एक और चीज बताऊं कि जो कि पैन को लेकर सरकार इनिशियली बहुत एक्टिव रही। 33% इंडिविजुअल में जिन लोगों ने 2 लाख से ऊपर डिपॉजिट किया है, उनके पास पैन था ही नहीं, उन्होंने कभी ITR भरा ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न। 2 लाख कैश रखते हो आप और इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरते हो आप। और हमारा डिपार्टमेंट उसको अभी तक, जबकि ये लेटेस्ट जो नया डिपार्टमेंट है, अभी के जो लोग हैं उन लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया। और ये डेटा उन्हीं का नतीजा है कि एक बेहतर एफर्ट के साथ पहली बार जो जीब इंडिया ने एक्सेस किया है इस डेटा को, जिसमें डिटेल बताया गया है, एरिया वाइज बताया गया है, बैंक वाइज बताया गया है। हम बताना चाहते हैं कि कौन से लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा डिपॉजिट किया है, इंडिविजुअल कौन से लोग हैं, इंडिविजुअल कंपनीज कौन सी हैं जिन्होंने डिपॉजिट किया है। आप करोड़ों कैश जमा कर रहे हो, मैं ये नहीं बोला कि जिन्होंने करोड़ों जमा किए वो सब इलीगल होगा, क्योंकि हो सकता है उनका बिजनेस का नेचर ऐसा हो कि वो कुछ कैश में डील करते हो। लेकिन इतना ज्यादा अगर आप अंदाजा करिए कि 80 लाख से एबव कैश रखते हैं और वो डिपॉजिट करते हैं, जैसे जी मीडिया पहले ही बता चुका है कि कुछ पेट्रोल पंप्स जो कि अपना सेल करते थे कम, लेकिन दिखाते थे कि उन्होंने ज्यादा जो है पैसा लिया है लोगों से और एडवांस में उन्होंने पेट्रोल दिया है। ये एग्जांपल बता रहा हूं दिल्ली NCR के 700 के आसपास से करीब पेट्रोल पंप और CNG की, जिसको जी मीडिया जो है एक्सपोज कर चुका है। लेकिन सवाल है कि ये जो डेटा है, पहली बार RBI चूंकि अलग तरीके से काउंटिंग कर रहा है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अपनी काउंटिंग की और जो डेटा उसने निकाला, उसके मुताबिक वो बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि एक सर्टेन क्लास है जिसने ह्यूज अमाउंट डिपॉजिट किया है, करीब 10.5 लाख करोड़ में आधा अमाउंट उसी क्लास ने जमा किया है। राइट, बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ मैं असीम चावला आपके पास जाऊंगी। नोटबंदी का जो ये पूरा खाका तैयार अब किया गया है, और जिन एक पर्टिकुलर सेक्ट सुपर रिच की हम बात कर रहे हैं, उनको अब टारगेट करने की बात है, ये सक्सेसफुल ऑपरेशन उसकी तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। स्वाति, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये कैश डिपॉजिट हुआ है, इसकी पैन प्रोफाइलिंग के बाद क्या ये एक्सप्लेन्ड कैश डिपॉजिट है या नहीं है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट की रिपोर्ट देखें, जो ऑपरेशन क्लीन मनी की रिपोर्ट मई 2017 में आई, और मैं आपका और दीपू जी का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूँ, 78% जो कैश डिपॉजिट हुआ वो उनका हुआ जो टैक्स पेयर कहते हैं कि हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। उसमें से उसके अलावा अगर आप देखें तो प्रोप्राइटर्स जो हैं, इस 78% में 41% वो हैं जो प्रोप्राइटर ड्रिवन बिजनेस करते हैं। ये दो बातें हैं। एक तीसरे पहलू की तरफ जाते हैं बिफोर, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जिनके पास पैन नहीं था या जिन्होंने रिटर्न नहीं फाइल करी, वो 36% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और 12.5% कैश उन्होंने डिपॉजिट किया जिनके पास पैन नहीं है या रिटर्न फाइल नहीं की। तो एक तबका तो वो हो गया जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी या जिनके पास पैन नहीं है, वो अपने आप में ही एक क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह है कि जो आप पैन नहीं है या आपके पास रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हो और आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। दूसरा पहलू यह है कि अगर आप बिजनेस करते हैं और अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बिजनेस में ये सोर्स,
तो फिर एक अगर प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है तो ये बात सरकार को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर वाजिब एक्सप्लेनेशन है तो माननी पड़ेगी। अब ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत इन्होंने 5,56,000 ऐसे टैक्स पेयर्स या टैक्स पेयर्स वर्ड ना करूं यूज, ऐसे डिपॉजिटर या लोग आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी प्रोफाइलिंग से उनका डिपॉजिट नहीं मैच करता। अगर आप ऑपरेशन क्लीन मनी पे आए तो ये फिगर थी 17.92 लाख। तो इन सारे स्टैटिस्टिक्स से क्या निचोड़ निकलता है? दो निचोड़ निकलते हैं। एक, आपने कैश डिपॉजिट किया, क्या आपके पास पैन है या आपने कभी रिटर्न फाइल की, नहीं की तो इतनी समर्था कहाँ से आई? और अगर आपने कैश डिपॉजिट किया और आप महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के हैं तो इसका मतलब आपका बिजनेस है, और अगर बिजनेस है तो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन जो दी है वो ये है कि 57.5% लोग मानते हैं कि ये हमारी कैश सेल थी, 20% लोग ये कहते हैं कि साहब ये हमारी पिछली सेविंग्स या पिछली इनकम थी, और 9% लोग कहते हैं कि ये मेरे अदर कैश रिसीट थे। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन स्वाति प्लॉजिबल है, एक्सप्लेनेबल है, जायज है और वाजिब है, तब तो बात ठीक है। नहीं तो फिर इन पे जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है वो बिल्कुल वाजिब और बिल्कुल मुनासिब है। कैसे इनकम टैक्स की कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये जो पूरा डेटा है, अब उसके तहत कैसे कार्रवाई, क्या प्रोसीजर? वर्मा सर, कैसा प्रोसीजर आप देखते हैं? क्योंकि सरकार बार बार एक कंप्लायंस विंडो खोलती है, एक तरीके से एक थोड़ा सा उनको लीज ऑफ लाइफ देते हैं कि हाँ हम आपको थोड़ी रियायत देते हैं, लेकिन ये आपको लगता है रियायत देने वाला मामला है? वर्मा जी। नो, रियायत देने का तो ये है कि द क्वेश्चन इज इवन इफ यू पनिश देम व्हाट विल हैपन? You can only penalize, and then after that you are supposed to collect that money, put them behind bars, and you know the judicial system, because by and large if you go by the statistics collected about this prosecution of the people who have concealed income, we have been practically failure. Hardly anybody has been sent behind bars because of that reason, because it goes on and on and on, and ultimately they go scot-free. We have not been able to succeed in that. And as for the number is concerned, I am surprised. As they say, Bombay, of course, is number one because we are collecting almost 1/3 of the taxes from Bombay itself. So obviously, the number of people who conceal income will be concentrated in a place like Bombay. We always thought sitting in Bombay, the next state which is very, very financially powerful and they have a lot of money is Gujarat because of the diamond trade and other things, and the other was Karnataka and Tamil Nadu, and these three states are not even coming in the second or third. Second state is coming UP, and where there is hardly any industry. Unless you say it was a political corruption or some other क्या corruption. हो सकता है कि इसकी वजह दीपू उस समय इलेक्शंस का टाइम था, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे थे, डिमोनेटाइजेशन से पहले तैयारियां वहां पर चल रही थी? अब बिल्कुल यूपी के केस में तो ये जरूर था, क्योंकि 9 नवंबर के बाद से जब शुरू हुआ और फरवरी में आपके इलेक्शन होने थे, तो जो कैश का मूवमेंट था वो जरूर था, और ये पॉलिटिकली एक एजेंडा भी बना था कि डिमोनेटाइजेशन के पीछे क्या यही एक वजह है पॉलिटिकल। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जैसा कि वर्मा जी बताए कि टैक्स का कंसंट्रेशन मुंबई में है, नो डाउट, टारगेट भी दिया जाता है। लेकिन आपको वर्मा जी मैं बताना चाहूंगा कि जो डिमोनेटाइजेशन में कैश डिपॉजिट हुआ, दिल्ली टॉप पे था, और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि दोगुने से करीब 56,000 करोड़ अकेले दिल्ली में हुआ था, और 28,000 करोड़ मुंबई में। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि पॉलिटिकल क्लास रहता है दिल्ली में, बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन बिजनेस कंपेयर टू मुंबई नहीं है, तो टारगेट सबसे ज्यादा दोगुना मुंबई का रहता है। और इस बात को हम लोगों ने उठाया भी था, और ये डिमोनेटाइजेशन का डेटा बताता है कि दिल्ली टॉप पे है। तो बहुत सारी शॉकिंग फिगर्स हैं इसमें, क्योंकि ये कैश इकोनॉमी जिस तरह से रन करती थी हैजार्ड वे में, कोई एक पॉलिटिकल करप्शन या बिजनेस करप्शन, ऐसा नहीं कि बिजनेस में करप्शन नहीं थे, ब्राइब का जो शुरुआत थी, ये एक मिला जुला नेक्सस था जिसको कि डिमोनेटाइजेशन ने एक तरह से ब्रेक किया। क्या ये बात माननी पड़ेगी? पहले ब्लैक मनी जो विंडो कंप्लायंस थी वो ओपन की गई, उसमें कई लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया अपने ब्लैक मनी को, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ। असीम, आपको लगता है उसके बाद एक्चुअली इसने इस पूरे प्रोसेस को एक छानने का काम किया और उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है? एक मिनट असीम जी। बिल्कुल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बट स्वाति ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बट इसका जो मूल कारण है वो तो करप्शन ही है। और इंडिया अगर 79th रैंक करती है करप्शन में, जो परसेप्शन इंडेक्स है, और आप
आपको याद होगा हमने एक शो किया था जहां पर हमने करप्शन और कैश यूटिलाइजेशन को कंपेयर किया था कि जो कंट्रीज में करप्शन ज़्यादा है वहां पर कैश इकोनॉमी का प्रभाव ज़्यादा है। तो जहां पर करप्शन ज़्यादा होगी वहां कैश इकोनॉमी ज़्यादा होगी। अगर आप कैश इकोनॉमी को कम लाना चाहते हैं और कैश को सिस्टम में कम यूज़ करना चाहते हैं तो आपको करप्शन भी घटाना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी वगैरह तो एक साधन है इस सबको इम्प्रूव या फैसिलिटेट करने के, बट जो मूल कारण है वो तो करप्शन ही है। करप्शन जब तक इरेडिकेट या कम नहीं होगी तब तक ये फिगर्स जो हैं ये हमारे को कुछ ना कुछ एक उस बात को रिप्राइज करती रहेंगी कि हाँ ये है और ये इसका ये मूल कारण ये है। बिजनेस तबका कितना री इन्वेस्ट कर सकता है, पर इसीलिए जो बेनामी लॉज या मनी लॉन्ड्रिंग लॉज का शिकंजा जो बढ़ता जा रहा है वो यही है। पर हमारे सदाचार और बिहेवियर की बात है। अगर करप्शन इज वे ऑफ लाइफ तो हम डीमोनेटाइजेशन आज लाएं, 2 साल बाद लाएं, 3 साल बाद लाएं, आम आदमी तो इसका खमियाजा भुगतेगा। वर्मा जी ये जानना चाहेंगे कि आईटी डिपार्टमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है टू एक्चुअली गो आफ्टर दीज सर्टेन सुपर रिच पीपल, जिसमें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग भी हो सकते हैं। वर्मा जी। No, I'm surprised that because I was in Bombay as chief commissioner for 2 years, and after that I was also practicing as a professional. I mean, with various companies, attached to various companies for about the next 8 or 10 years. And none of the big companies I have seen being figured in the who have either declared their income or surrendered the income. What you have got is only the middle class people, middle class companies, middle class the people who do business. Now, in any search in Bombay, any search, I mean, there were nothing less than a few crores of rupees taken as number 2 money, black money. And then what you got in return? I mean, if 1 lakh people throughout the country, actually 1 lakh might be in Bombay town itself. Bombay town by itself will give you that if you search 1 lakh people at the same time, because most of the business that is called financial capital, you see every state has a different way of making money. For example, Haryana will be real estate. That's the people only they have made money. In a place like Gujarat, it is तो वो अलग सेक्ट हो सकता है। दीपू, इसमें क्या क्लैरिफिकेशन है कि कौन कौन से सेक्ट से लोग हैं, ये क्या है जिनके थ्रू ये मनी गया है नोटबंदी के टाइम पे? देखिए, कई तरह के कोलिजन है। बेसिकली लोगों ने अपने ड्राइवर के नाम से डिपॉजिट कराए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जो पीएसयूज और गवर्नमेंट हैं उसमें से इस डेटा को, उसमें से जो डिपॉजिट हुए थे उनको हटाया गया। अदर्स के कैटेगरी जो रखा गया, जिसमें कि बहुत सारे इंडिविजुअल कंपनीज, एओपी, एसोसिएट ऑफ पर्सन, एक्चुअली टेक्निकल, और जहां तक टैक्सेशन टैक्स डिपार्टमेंट की बात है, और पहले से लोगों ने बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया था, जिसको डिमोनेटाइजेशन ने एक्सपोज कर दिया कि आपकी नाक के नीचे नॉन फाइलर्स हैं और आप जो भी तरीका हो करप्शन से लेकर के और आप अवॉइड करने का वो सारा फॉलो किया गया। अब जाकर के डिमोनेटाइजेशन के बाद चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई, और जिसमें कि डेटा के साथ ये क्लियर हो रहा है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि सबसे ज्यादा डिपॉजिट किया, और उसको लेकर के चूंकि 9 नवंबर से पहले ही 6 नवंबर के अराउंड बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट आया, और उसके बाद ये जो सुपर रिच लोग क्या एक्शन हो सकता है? दीपू, समय बहुत कम है अब, क्योंकि डेटा सामने है, इसको अब आगे बढ़ाने की कैसे तैयारी है? देखिए, उसमें बेनामी एक्ट के तहत इन पे कार्रवाई होगी जो सुपर रिच लोग हैं और वो आइडेंटिफाइड लोग हैं। आपको बता दें कि बेनामी प्रॉपर्टी के लिए स्पेशल विंग बने हैं 24 के करीब पूरे इंडिया में, और उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि कभी भी ये बेनिफिशियरीज जो हैं अपने नाम पर काम नहीं करते। ठीक, इसमें पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। क्योंकि एक ऐसी खबर है जिसको फॉलो करना बेहद ही जरूरी है। हमारे सहयोगी दीपू राय ने पूरी स्पेशल रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा कम है, लेकिन इस पूरी स्टोरी पर फॉलो अप हम आगे भी लगातार करते रहेंगे और आप तक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पहुंचाएंगे। आखिरकार इन सुपर रिच पर किस तरह की कार्रवाई करने की अब तैयारी की जा रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया सभी का। आप देखते रहिए।